हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सवाल हमारा काफ़ी यूनिक है। जैसा कि आपने थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं, एक खास सवाल पर। और वो सवाल आपके जहन में कई बार आया होगा। सवाल यह है कि क्या भारत के संविधान को बदला जा सकता है? यही है हमारा सवाल। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा वीडियो आज का घूमेगा। तो यह एक सवाल का आपको संविधान के अनुसार एक जेन्युइन जवाब देने का यह एक प्रयास मात्र है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको इस सवाल के साथ साथ आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। और क्या भारत का संविधान वाकई में बदला जा सकता है अथवा नहीं, इस सवाल का जवाब से भी आप रूबरू होते हुए नजर आएंगे। तो अब तक आप अगर चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल में जुड़ जाएं। और चलिए हम लोग इस सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में देखिए कि भारत के संविधान को क्या बदला जा सकता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह भारत का संविधान जो है इसका परिचय यह क्या है, यह कैसे बना है, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो भारत का संविधान की अगर हम लोग बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि भारत जो आपका है वो 1947 तक लगभग 200 सालों तक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहा है। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहने के कारण यहाँ जिन लोगों का शासन था वे लोग कौन थे? तो वे लोग थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश शासन के अधीन बहुत सारे नियमों के तहत भारत शासित हुआ है और इन नियमों में बहुत सारे नियम आए हैं। आपको पता ही है कि भारत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हुआ करता था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ कानूनों के तहत भारत में शासन किया करती थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से संचालित थी? तो ये संचालित होती थी ब्रिटिश संसद से। और ब्रिटिश संसद समय दर समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून लाते रहता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कानून लाता था वो कानून सबसे पहले लाया था 1773 में। तो 1773 से लेके 1947 तक बहुत सारे कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए गए जो कि भारत में इम्पोज किए गए। और इनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है 1945 का भारत शासन अधिनियम। और इसके अलावे बहुत सारे कानून हैं। तो ये तो एक कानून जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे खास कानून का श्रेणी है, वो आपका क्या है? तो सबसे खास आपका 1935 का है। तो चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात से हम लोग क्या सीखना चाहते हैं वो आपको बताएं कि 200 सालों में इतने सारे कानूनों को जब उन्होंने लाया और उसके बाद जब अंग्रेजों के जाने का समय आया, तो जाने से पहले भारत में एक संविधान बनाने की जरूरत महसूस हुई। और भारत का संविधान बनाने के लिए एक आयोग का गठन हुआ और उस आयोग का क्या नाम था? तो उस आयोग का नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का गठन होता है 1946 में। और 1946 में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर संविधान बनाने के लिए भारतीय लोगों में से ही बनता है एक संविधान सभा। और संविधान सभा ने किसे बनाया? तो संविधान सभा ने 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत के साथ और लगभग 64 लाख खर्च के साथ भारत का संविधान तैयार किया। और तब जाके तैयार होता है क्या? तो भारत का संविधान। भारत का संविधान बनाने के लिए कितने देशों से प्रावधानों को लिए गए? तो लगभग 10 देशों से प्रावधान को लिया गया, जिसमें से जो तभी आपको बताया गया 1935 का एक्ट। तो 1935 का एक्ट से सबसे ज्यादा प्रावधान लिया गया है, इसीलिए 1935 के एक्ट को सबसे खास बताया गया। बाकी अन्य देशों से भी बहुत सारे प्रावधान लिए गए, वो अलग बात है, लेकिन पूरे भारतीय संविधान का 70% हिस्सा 1935 का एक्ट से लिया गया। इसका मतलब भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से संविधान का है? तो ब्रिटिश संविधान का है। तो ये आप संविधान के बारे में जैसे आप थोड़ा सा आप जान रहे हैं, तभी आप जान पाइएगा कि हमारा संविधान में बदलाव हो सकता है अथवा नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में है क्या। तो हमारे संविधान में क्या है? तो हमारे संविधान में संविधान बनाने वालों ने 395 आर्टिकल लिखे। 395 आर्टिकल जो कि कितने भागों में हैं? तो 22 भाग में। और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां हैं आपका 12। अब बात यह है कि इतना बड़ा जो संविधान है आपका, तो ये संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है
ये थोड़ा अलग प्रकार से है। भारत का संविधान ना तो लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। तो दोनों का ये मिश्रण है, ना ही लचीला ना ही कठोर, मतलब इसमें कठोर और लचीला दोनों का एक मिश्रण है। और ये मिश्रण होने के नाते इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के ही एक भाग, भारत का ही संविधान का एक भाग है, और ये भाग कौन सा है, तो भाग 20 है। भारतीय संविधान के भाग 20 और आर्टिकल आपका एक खास है, ये आर्टिकल है 368। इसमें क्या प्रावधान है कि भारत के संविधान में संशोधन अर्थात अमेंडमेंट आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, संसद, और वह संसद जिसमें हमारा क्या है, तो संसद जो आपको पता है कि संसदीय व्यवस्था में आपका क्या होता है, तो केंद्र सरकार के में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें आपका एक केंद्र सरकार के स्तर पर है और एक आपका कौन सा स्तर पर है, तो राज्य स्तर पर है। तो राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल और केंद्र स्तर पर संसद। तो संसदीय स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राज्य विधानमंडल में आपका क्या, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये संसदीय व्यवस्था के तहत आर्टिकल 368 यह प्रोविजन देता है कि संविधान में जरूरत पड़ने पर संसद जो है वो बदलाव कर सकती है। अब ये संभावना की ओर हम लोग तलाशने जा रहे हैं कि यह बदलाव किस हद तक हो सकता है। इसी से हमें पता चलेगा कि संविधान बदल सकता है अथवा नहीं। अब बात यह है कि आर्टिकल 368 में संविधान को बदलने की क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सभी हम अगर जान जाएं तो हमें ये बात बिल्कुल पता चल जाएगा कि संविधान में किस हद तक बदलाव हो सकता है। तो इसी सवाल की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान में हमारा किस प्रकार से संशोधन की प्रक्रिया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसा कि आपको अभी अभी पता चला कि आर्टिकल 368 और भाग 20 में है। और यह प्रावधान हम लोग कहाँ से सीखे हैं, तो यह प्रावधान सीखे हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में संविधान में बदलाव का प्रावधान था, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग सीखे हैं संविधान में बदलाव हो सकता है अथवा नहीं, इस बात का। अब संविधान में बदलाव के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इसका प्रक्रिया की कुछ बातें हैं जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। इतना तो हमें समझ में आ गया कि संसद जो है वो संविधान में बदलाव कर सकती है। अब संविधान में बदलाव का शुरुआत कहाँ से होगा, ये हम लोग पहले जानते हैं। संविधान में बदलाव की शुरुआत केंद्रीय संसद में होगी, न कि राज्य विधानमंडल में, यानी स्टेट लेवल में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। संविधान में क्या बदलाव होगा, इसका क्या बदलाव होगा, इसे संसद में जो पेश करेंगे तो वो पेश करने के लिए सरकार का कोई मंत्री भी पेश कर सकते हैं, या जो सरकार में नहीं है वे भी पेश कर सकते हैं। यानी कोई भी सांसद संविधान में संशोधन विधेयक को पेश कर सकता है। और एक बात आपको जानना चाहिए, संविधान संशोधन विधेयक पेश होता है, यानी जो कानून संसद में पेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विधेयक कहते हैं। यह कानून बना नहीं होता है, और जब यह पास हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिनियम। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पास होने से पहले पेश होता है तो वो कहलाता है बिल यानी विधेयक, और जब पास हो जाता है तो क्या कहलाता है, वो एक्ट कहलाता है। तो ये बात तो समझ गए आप। अब देखिए, संसद में पेश होगा, पेश करेगा संसद। अब उसके बाद तीसरा चीज आपका यहां पर खास ये है कि जैसे संसद का दो सभा है आपका, एक है आपका लोकसभा और एक क्या है, तो एक है राज्यसभा। तो लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग अलग पास कराना जरूरी है, न कि कंबाइंड करके आप पास करा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो ये आपका एक खास चीज है कि अलग अलग ही आपको पास करना काफी जरूरी है। अगर खास मुद्दा हो, खास मुद्दे पर क्या है, राज्य का विधानमंडल से भी सहमति लेना आवश्यक हो जाता है, अगर खास मुद्दा रहे तब। तो ये रहा आपका संशोधन की कुछ खासियत। और एक बात, पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, ये भी बात आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है पेश करने के लिए। और उसके बाद
जब फाइनली लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल से अगर जरूरत हो तो पास हो जाए, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर से वो जो बिल पेश किया जाता है वो आपका क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और जब कोई संविधान संशोधन बिल जब पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं CAB यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और जब यह पास हो जाता है तो हो जाता है CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पास होने के बाद बन जाता है CAA और पास होने से पहले रहता है CAB। तो ये रहा आपका संविधान संशोधन का नॉर्मल आपका प्रक्रिया। अब देखिए संशोधन का आपका कितना प्रकार हो सकता है, ये आप देखें। संशोधन के प्रकारों की बात करें तो एक संशोधन साधारण बहुमत से होगा, यानी लोकसभा में अलग से पास हो गया साधारण, राज्यसभा में अलग। एक है विशेष बहुमत, जिसमें आपका 2/3 सदस्यों का हाँ होना जरूरी है। यहाँ 2/3 यानी कितना प्रतिशत, तो 66%। और साधारण बहुमत में 50%, काफी है। विशेष बहुमत में क्या है कि 2/3 यानी 60%, 66 तो है ही, लेकिन कम से कम आधे राज्य, यानी अगर 28 राज्य हैं तो 28 राज्य में कम से कम 14 राज्य का जो विधानमंडल है, 14 राज्यों का विधानमंडल से भी सहमति मिलेगा, तब जाके कुछ चीजें हो पाएंगी। तो यह सभी प्रावधानों के लिए नहीं है, बल्कि ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए होता है, ये अलग अलग। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे साधारण बहुमत में क्या क्या होगा, इसे अगर हम लोग बात करें तो मान के चलिए कोई नया राज्य बन रहा है, कोई नया राज्य बन रहा है तो उसमें साधारण बहुमत से हो जाएगा। नए राज्य का प्रवेश या गठन या उसका सीमा बदलाव हो रहा है, एकदम आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सांसदों का वेतन और भत्ता का चर्चा है, ये भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। कोई तरह से संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, राजभाषा, केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसा प्रावधान जिससे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, वो साधारण बहुमत से आपका हो जाता है। अब विशेष बहुमत में, जैसे आपका विशेष बहुमत में जैसे मूल अधिकार, विशेष बहुमत क्या होगा, मान के चलिए कि मूल अधिकार में संशोधन का जरूरत पड़े, मूल अधिकार में, तो आपका क्या होगा, विशेष बहुमत होगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसमें संशोधन का बात हो तो आपका क्या होगा, विशेष बहुमत का जरूरत पड़ेगा। और एक बात, अगर देश के संघीय ढांचे की बात हो, संघीय ढांचा का मतलब जैसे देश में क्या है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इस प्रकार देश संघात्मक सरकार है। तो बात यह है कि संघीय ढांचा में कोई प्रकार का बदलाव की अगर बात किया जाए तो वो विशेष बहुमत और आधे से यानी आधे राज्य का विधानसभा का संतुति के साथ ही वो संशोधन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब देखिए संविधान में कुछ बदलाव साधारण बहुमत, कुछ विशेष बहुमत, कुछ विशेष प्लस आधे राज्य की संतुति से हो सकता है संशोधन। इसका मतलब संशोधन आपका बहुत तरह से हो सकता है। तो अब बात यह है कि जैसे जो आपका विशेष बहुमत से तो आपका हो गया, और संघीय ढांचा में आप समझ गए कि संघीय ढांचा वाला होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन का अगर बात हो तो विशेष और आधे राज्य की बात हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित हो तो विशेष और आधे राज्य की बात से होगा पूरा संशोधन। यानी इसमें और एक बात, अगर अनुच्छेद 368 जिसके तहत संविधान संशोधन होता है, अगर कोई उसी को बदलना चाहे, उसी में अगर कोई बदलाव करना चाहे तो विशेष बहुमत और साथ ही कम से कम आधे राज्य का विधानसभा का संतुति इसमें आवश्यक है। तो इस प्रकार जो संशोधन है ये आपका इन तरीकों से तो हो सकता है। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि संविधान में बदलाव किस हद तक हो सकता है। सबसे मेन सवाल, जिस सवाल की ओर हम लोग को पहुंचना है कि क्या संविधान को बदला जा सकता है, तो इस सवाल को ये और समझने के लिए हम लोग एक नंबर ठीक ठाक हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम लोग लास्ट तक हम लोग पहुंचेंगे, हमारा ये सवाल का जवाब आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए उस सवाल की ओर जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि भारतीय संसद संविधान में किस हद तक संशोधन कर सकती है। तो इसमें से हम लोग जानने से पहले यह बात जानते हैं कि संशोधन की कहानी शुरू कब हुई, और इतना जो अब तक जो भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो इन संशोधनों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के ये संशोधन है। जैसे मान के चलिए कि हमारा संविधान जो आपका 395 आर्टिकल का है,
इसमें 105 फेरबदल हो गया है, तो क्या संविधान अब बदल सा गया है? ये भी जानने की चीज़ है। संविधान में जो बदलाव हुए हैं वो किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, ये जानने का इशू है और संविधान में जानने का मुद्दा है। और संविधान में बदलाव किस प्रकार से हो सकते हैं और किस प्रकार के बदलाव नहीं किए जा सकते। तो बात यह है कि इसी क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा संविधान में पहला बदलाव जो हुआ था, सबसे पहला बदलाव, सोचिए संविधान हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को ही और 1951 में ही आपका पहला बदलाव संविधान का होता है। और यह बदलाव आपका एक बहुत ही खास चीज में होता है। और खास चीज में क्या है, इसमें जो आपका जमीन जो था, जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा जमीन था। अब जमींदारों के पास ज़्यादा जमीन होने के कारण जमींदारी उन्मूलन किया गया। और जमींदारी उन्मूलन में मान लिया जाए कि कोई जमींदार से जमीन को लेके अगर सरकार जमींदार से जमीन को लेके अगर सरकार बांट देती है गरीबों में, तो इस प्रकार ये हुआ कि जमींदारों का जो संपत्ति का अधिकार था उसका उल्लंघन एक प्रकार से हुआ। तो संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हुआ। अब बताइए कि जिस जमींदार से सरकार लेके गरीबों को बांटेगा जमीन, तो वो जमींदार संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन में सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही। अब बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सरकार तो दे नहीं पाएगा गरीबों को जमीन और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर नहीं पाएगा। तो सरकार भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के लिए। और इसमें क्या किया कि संविधान में जो 8 अनुसूची था, इसमें 9वां अनुसूची जोड़ा और 9वां अनुसूची में ऐसे कानूनों को डाले जाने का प्रावधान रखा जिस पर कोई तरह का न्यायिक समीक्षा नहीं होगा, यानी वो कोर्ट में बात नहीं उठेगा। और सबसे पहले यही कानून को, भूमि अधिग्रहण कानून को 9वां अनुसूची में डाला गया। अब देखिए यहां से जब मौलिक अधिकार में हो गया संशोधन, तो ये आवाज उठा कि संविधान में संशोधन अगर मौलिक अधिकार में भी हो सकता है तो क्या संविधान में संशोधन कहीं भी हो सकता है? क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान का एक बहुत खास चीज है और वो वक्त था जब एक तरह से मौलिक अधिकार में इनडायरेक्टली संशोधन हुआ था। तो संविधान में ऐसे संशोधन का क्रम कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं, तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और इसमें एक बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद 1973 में एक केस आया और उस केस का नाम है आपका केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस जो था, केशवानंद भारती मामला, तो इस मामला में संविधान में एक नया चीज का प्रादुर्भाव हुआ। एक नया चीज का प्रादुर्भाव कौन चीज का हुआ? तो वो संविधान की मूल संरचना का। और इसमें यह कहा गया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन संविधान का होगा एक मूल संरचना, यानी 368 के तहत जो बदलाव होगा वो मूल संरचना से हट के होगा। यानी एक डिफाइन किया गया कि संविधान का ये चीज मूल है, इसमें आप कहीं कहीं आप बदलाव कर सकते हैं। जो इसका बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लाया और इसमें व्यवस्था दिया कि 368 के तहत संसद संवैधानिक अधिकार, संसद का संवैधानिक अधिकार क्या है कि संविधान में अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि मूल संरचना में कौन कौन सी बातें होंगी। तो मूल संरचना में कौन कौन सी बातें होंगी, इसमें यह बात आया कि सर्वोच्च न्यायालय यह बात अपने से यह बात बोला उस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ही यह डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम कि संविधान की मूल संरचना में क्या क्या होगा। और इस प्रकार संविधान की मूल संरचना में जो मामला होगा उस पर कोई भी संशोधन आपका नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका मूल संरचना में अब क्या क्या है ये हम लोग को जानना चाहिए। तो मूल संरचना में क्या क्या चीज है जिस पर संशोधन नहीं हो सकता है, तो ये हम लोग को जानने की जरूरत है। तो मूल संरचना में एक चीज है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सबसे पावरफुल है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे पावरफुल है, इस पर संशोधन नहीं हो सकता है। यह बात कहाँ है? तो यह बात संविधान की मूल संरचना में है। और उसके बाद जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमेशा धर्मनिरपेक्षता रहेगा, यह बात भी मूल संरचना में है, इस पर बदलाव नहीं हो सकता। जो हमारा सरकार जो बटा हुआ है, विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका ये बटा हुआ है, शक्तियों का विभाजन, ये भी मूल संरचना में है, इस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता। हमारा देश गणतंत्र है, गणतंत्र और लोकतंत्र है, इस पर बदलाव नहीं हो सकता। हमारा देश में कानून का शासन चलता है, इस पर बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारा देश में संसदीय प्रणाली चलता है, इस पर भी बदलाव नहीं होगा। हमारा देश में निष्पक्ष चुनाव यानी चुनाव की जो प्रणाली है उस पर बदलाव नहीं हो सकता है। संघीय स्वरूप जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार इस पर बदलाव नहीं हो सकता। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह भी मूल संरचना का भाग है। और उसके बाद मेन चीज यह है कि मान के चलिए ये जितना भी बदलाव है, अगर इन बदलावों को संसद फिर से बदल दे तब, तो मूल संरचना में यह बात शामिल किया गया है कि संविधान, ये बात थोड़ा गौर कीजिएगा कि संविधान संशोधन में संसद की सीमित शक्ति, संविधान संशोधन में संसद जो है, संसद की सीमित शक्ति, ये भी आपका कहाँ है, तो मूल संरचना में है। यानी संसद का पावर लिमिट में रहेगा, जितना पावर है उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो ये आपका मेन खास बात है। संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, कल्याणकारी राज्य, राष्ट्र की एकता अखंडता, संघीय स्वरूप, ये सभी चीजें संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर में है। और इसमें यह भी प्रावधान आया कि टाइम टू टाइम आपका क्या होगा, इस पर सरकार बोलते जाएगा कि मूल संरचना में, यानी सुप्रीम कोर्ट बोलते जाएगा कि मूल संरचना में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं उसी सवाल की ओर कि क्या भारतीय संविधान में बदलाव क्या भारतीय संविधान बदला जा सकता है। तो इसका जवाब आपको जानना चाहिए। सवाल एक बार, क्या भारत का संविधान बदला जा सकता है? तो इसका जवाब क्या है कि भारत का संविधान में क्या हो सकता है, संशोधन। संशोधन का मतलब है कि कुछ चीजें बदली जा सकती है, लेकिन कुछ चीज, संविधान को अगर कोई बोलेगा कि बदला जा सकता है तो संविधान का बदलना ये है संवैधानिक अनुसार इम्पॉसिबल, यानी संविधान को बदला नहीं जा सकता। संविधान तभी बदल सकता है जब संविधान ही ना रहे। अगर संविधान के अनुसार कोई संविधान बदलने की बात करे तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अगर क्या कोई सरकार संविधान बदल सकता है, तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार बना है किस अनुसार, तो संविधान के अनुसार। संविधान में चुनाव का प्रावधान है, तो संविधान में चुनाव का प्रावधान है, उस अनुसार बना है। तो इस आधार पर वो क्या बदल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं बदल सकता। हाँ, अगर तानाशाही सिस्टम अगर होता यहाँ, तो फिर संविधान का तो कोई रोल नहीं होता, तो फिर संविधान बदलने की ही क्या जरूरत थी। होने से नया संविधान बनता या कुछ हो, वो तो खैर बहुत वर्स्ट केस है, जैसा कि कभी होगा नहीं। तो इस प्रकार हमारा जवाब क्या हुआ, हम लोग जवाब में ये सीखे कि संविधान को अगर कोई बोलता है कि बदला जा सकता है तो जवाब है नहीं। तो आप इतना में आपने क्या सीखा, हमने बताने का एक प्रयास किया कि संविधान में किस प्रकार का बदलाव होता है, किस प्रकार का बदलाव हुआ है। कुछ बदलाव की बात करें तो पहला बदलाव आप सीखे, और उसके बाद और भी छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे नए राज्यों का गठन, वोट देने का आयु का कम ज्यादा करना, इस प्रकार बहुत सारे बदलाव हैं, जो छोटे छोटे बदलाव आपको बहुत कुछ आपको मिलेंगे। तो अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संशोधन का आप यूं समझिए कि संविधान एक घर है, इसमें आपका पेंट पुचाड़ा, दरवाजा, खिड़की, ये सभी बल्ब वगैरह ये सभी आप बदल सकते हैं। इसकी दीवारें, इसके छत, इसका जो स्ट्रक्चर, इसका कंक्रीट, ये आप नहीं बदल सकते। तो संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान को आप बदल नहीं सकते। तो बस यही है हमारा कंक्लूजन। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कुछ लर्निंग जरूर मिला होगा। तो आपको अगर इस वीडियो में लर्निंग कुछ मिला हो तो बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल को रीच मिले और ऐसी वीडियो आप लोग तक लेके आएँ। धन्यवाद।